नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वह है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो अग्निपथ स्कीम है क्या है, इसकी बात जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यह लगभग 45,000 से 50,000 सोल्जर्स, जिसको कि अग्निवीर कहा जाएगा, उनका भर्ती किया जाएगा प्रत्येक साल। और इसमें से ज़्यादातर मोस्टली जो रिक्रूटेड पर्सन्स होंगे 4 साल के बाद इस जॉब से बाहर चले जाएंगे। जितने टोटल एनुअल रिक्रूटमेंट होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ 25% जो है उनको अलाउ होगा कि वो कंटिन्यू करेगा अपने जॉब को 15 सालों के लिए एज ए परमानेंट कमीशन। अर्थात इसमें अगर आप देखें तो 75% और 25%, जो 25% है यह कंटिन्यू करेगा 15 साल के लिए, और जो 75% होगा वह 4 साल के बाद इस जॉब से बाहर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो फॉर्मेट है वह क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि जो 17.5 साल से लेकर के 21 साल के उम्र के जो बच्चे होंगे, यंग पर्सन्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो ऑफिसर्स रैंक से बिलो के लिए ही इसमें एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, जो रिक्रूटमेंट होगा वह साल में 2 बार होगा, और जो ग्राउंड में बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं, दौड़ धूप होता है, फिजिकल होता है, उसी प्रोसेस के तहत होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वह ऑल इंडिया ऑल क्लास, इस स्लोगन के तहत होगा। अर्थात किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी क्लास से हो, और उसका कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड हो, कोई मायने नहीं रखता। अभी जिस तरह से रिक्रूटमेंट हो रहा है वह रेजिमेंट सिस्टम के आधार पर हो रहा है। मतलब यह रेजिमेंट सिस्टम रीजन और कास्ट बेस है। जैसे कहते हैं जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ये सारे जो है रीजन एंड कास्ट और रिलीजन बेस है। फ्रेंड्स, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका लगभग 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, और ये साथ साथ जो 3.5 साल का इनका डिप्लॉयमेंट पीरियड होगा उसमें जो सीखेंगे वह होगा। इसका सैलरी और बेनिफिट्स देख लेते हैं। देखिए, लगभग 70% जो सैलरी होगा वो सोल्जर्स के हाथ में आएगा, और 30% जो उनके सैलरी का पार्ट होगा वह सेवा निधि में कंट्रीब्यूशन के रूप में उसमें जुड़ता चला जाएगा, उसमें इकट्ठा होता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी सोल्जर्स का बेसिक पेमेंट पर मंथ जो है 30,000 है, तो उसके पहले साल में 21,000 उनके हाथ में आएंगे, और 9,000 जो होंगे वो सेवा निधि में जमा हो जाएंगे। दूसरे साल में उसका टोटल सैलरी 33,000 के बराबर होगा, लेकिन उसके हाथ में 23,100 रुपया ही होगा। 9,900 रुपया जो होगा वो सेवा निधि में जुड़ जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो आपका 4th ईयर होगा उसमें उसके टोटल सैलरी 40,000 हो जाएंगे, और उसके हाथ में 28,000 ही मिलेगा, लेकिन 12,000 जो है वह सेवा निधि में जुड़ जाएगा। इस तरह से 4 साल के बाद उस सोल्जर्स के हाथ में लगभग 10 लाख रुपया आएगा। जो सेवा निधि में जुड़ेगा वह लगभग 5.2 लाख रुपया, और जितना सोल्जर्स का खुद का पेमेंट से कट करके सेवा निधि में जमा होगा उतना ही रुपया भारत सरकार अपने तरफ से देगा। मतलब 5.2 लाख रुपीज़ जो है भारत सरकार भी देगी। इस तरह से भारत सरकार और उनका जो अपना सेवा निधि में जुड़ रहा था, दोनों को जोड़ करके उनका 10 लाख मतलब 10.4 लाख रुपये जो है उनको मिलेगा। साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट सारे जोड़ करके जो होंगे इनको लगभग 11.71 लाख रुपीज़ जो है इनको सेवा निधि से मिलेगा। ये उनके मतलब 4 साल में 4 साल जॉब करने के उपरांत सैलरी के अलावा जो उनके 70% सैलरी उसके पर मंथ मिल रहे थे वो
उसके अलावा 4 साल के बाद उनके हाथ में लगभग 11 लाख रुपये जो है उनको प्राप्त होगा जब वो उस 4 साल के बाद उस जॉब से बाहर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये है सैलरी एंड बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स होगा वो क्या होगा, जो आर्म फोर्स होगा वो बहुत ही यंगर होगा। अभी जो इंडिया का जो आर्म फोर्स है उसका टोटल स्ट्रेंथ जो है अराउंड 13 लाख है और जो एवरेज एज प्रोफाइल है वह 32 साल का है। मतलब एवरेज एज 32 साल है। अगर यह स्कीम सही लागू हो जाता है तो यह एस्टिमेट किया गया है कि जो एवरेज एज प्रोफाइल होगा वह 26 साल का हो जाएगा। मतलब जो इंडियन आर्मी है, जो आर्म फोर्स है, बहुत ही यंग हो जाएगा। फ्रेंड्स जो दूसरा पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डिफेंस का पेंशन बिल है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। 2 तरह के खर्च होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो पेंशन या जो चीज़ बना हुआ है उसको मेंटेन करने में जो खर्च होता है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके पेंशन, उनके जो सैलरी और उनके जो अन्य भत्ते हैं उन पे जो खर्च होता है दैट्स कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि बड़े बड़े जो आपका फाइटर जेट विमान जो जैसे राफेल खरीदा गया, अन्य जितने भी इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं जिनका कि आने वाले समय में और ज़्यादा उसमें बेनिफिट होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट को कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर के तहत रखा जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए। एक एस्टिमेट के तहत यह देखा गया है कि भारत में जो आर्म फोर्स का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है, तो एक तरह का ये एक हर्डल है आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज करने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स अग्निपथ जो स्कीम है इसके तहत अगर हम करेंगे तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें कि पेंशन बिल जो है बहुत ज़्यादा होता है उसकी मात्रा घट जाएगा। एक एस्टिमेट दिखाया गया है कि 2020 में लगभग पेंशन पे 3.3 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ पेंशन जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है उस पर इतना ज़्यादा खर्च हुआ है। तो यह भारत के जो आर्म फोर्स है उसके मॉडर्नाइजिंग प्रोसेस में एक तरह का हर्डल है। जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रिएट फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। क्या मतलब होता है इसका कि इस तरह से अग्निपथ स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें यूथफुल आर्म फोर्स होगा। न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इस यूथफुल आर्म फोर्स को बहुत ही ईजिली ट्रेन किया जा सकता है। फ्रेंड्स इस अग्निपथ स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा यंग पीपल को कवर किया जा सकता है और इस यंग पीपल के बेस पे, इस यंग पीपल के दम पे हम बेटर टुमारो बना सकते हैं। आज हम अच्छे कल का निर्माण कर सकते हैं, आज के दम पे हम अच्छे कल का निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फ्रेंड्स जो अगला पॉइंट है वो है कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हायर स्किल्ड वर्कफोर्स। ये क्या कहता है, जो आर्म फोर्स जॉब करेंगे इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा इनको इन 4 साल में स्किल एंड एक्सपीरियंस प्राप्त होगा और इस स्किल एंड एक्सपीरियंस के आधार पे इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी होता है दूसरे फील्ड में वह बढ़ जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अन्य एजेंसीज हैं उनमें भी इनको प्रेफरेंस देने की बात की गई है। जितने भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार के जितने एजेंसीज हैं उनमें भी इस तरह के अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर कर जाएंगे उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड एंड प्रिजर्व भारत। फ्रेंड्स क्या है ये, 75% जो सोल्जर्स हैं वो जो 4 साल के बाद वहाँ से रिटायर होंगे वो मेंटली जो है उसी तरह से रहेंगे जो उस 4 साल में उसको ट्रेंड किया गया है। मतलब वो बहुत ही देशभक्त होगा, बहुत ही स्किल्ड होगा, बहुत ही एक्सपीरियंस होगा। ऐसे व्यक्ति जब 4 साल के बाद बाहर आएंगे तो वह भारत के निर्माण में और भारत के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। भारत का जो वैल्यूज़ है, भारत का जो सेफ्टी है और भारत के लोगों का जो वेलबींग है उन पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे। अर्थात ये बिल्ड एंड प्रिजर्व जो भारत है उनके लिए इस तरह के 4 साल के बाद जो रिटायर करेंगे
75% सोल्जर्स, इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। अगला जो पॉइंट है, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कीम है, वो ये है कि ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर नेशन। भविष्य में देश का कैसा देश होगा, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूथ का इन्वॉल्वमेंट होगा। फ्रेंड्स, यह इस स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता है। आप ये ना देखें कि 75% तो बाहर हो जाएंगे, आप ये देखें कि ये जो 75% यूथ हैं, जो अग्निवीर हैं, ये 4 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद, 4 साल का स्किल्ड पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन्स बनने के बाद जब बाहर आएंगे, समाज में आएंगे, इस देश के निर्माण में इनका कितना बड़ा योगदान होगा, इस एंगल से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो अग्निपथ स्कीम है, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्कीम है। फ्रेंड्स, इसके कुछ कंसर्न है। कंसर्न ये है कि जो प्रेजेंट बेनिफिट्स और जो सिक्योरिटीज़ मिलते थे इस जॉब में, वो इनको प्राप्त नहीं होगा। मतलब ये है कि जो रिक्रूटमेंट्स होते थे, उनको परमानेंट जॉब जो मिलते थे, उनको जो पेंशन मिलता था, वो सारे इनको नहीं मिलेंगे। ये एक कंसर्न है। लोग इस बात पे डाउट कर रहे हैं कि 6 मंथ का ट्रेनिंग इनफ नहीं है। हाँ, ये कंसर्न है कि 6 मंथ का ट्रेनिंग इनफ नहीं है, लेकिन 6 मंथ का ट्रेनिंग के साथ साथ उनके जो 3.5 साल का और जो जॉब के प्रोसेस में जो वो सीखेंगे, यह एक तरह का बहुत बड़ा योगदान होगा। यह जब इन सारे प्रोसेस से बाहर निकल कर के देश के निर्माण में जब योगदान देंगे, तो वहाँ पे ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस होगा, उनके लिए बहुत बड़ा कदम होगा उनके लिए। साथ ही साथ कुछ लोग ये कंसर्न्स बताते हैं कि इरोजन ऑफ लॉयल्टी। ये क्या होता है कि ये जो ऑल इंडिया एंड ऑल क्लासेस के आधार पे जो रिक्रूटमेंट होंगे, उनके कारण उनका जो अभी तक का आपका लॉयल्टी था अपने रेजिमेंट को लेकर के, जैसे जाट रेजिमेंट हो गया, राजपूताना रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया, इनको लेकर के जो उनका अपना एक लॉयल्टी था, वह ख़त्म हो जाएगा। मतलब लॉयल्टी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरह का लॉयल्टी जो है वो ख़त्म होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति जो उनका एक इंटीग्रेशन होगा, उनका जो लॉयल्टी होगा, वो अपने आप में बढ़ेगा। मतलब ये ऑल इंडिया ऑल क्लास जो है, यह रेजिमेंट के आधार पे जो उनका लॉयल्टी था, उससे एक बड़ा पिक्चर देगा कि देश को लेकर के जो लॉयल्टी है, वो इस रेजिमेंट के लेकर के जो लॉयल्टी था, उससे बड़ा है। इसलिए देश को लेकर के लॉयल्टी होना ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, इस तरह के सिमिलर स्कीम्स दूसरे कंट्री में हैं क्या, वो देख लेते हैं। यूएसए में अर्थात अमेरिका में 6 से 9 महीने या 12 महीने का एक वॉलंटरी टूर ऑफ ड्यूटी होता है, जिसमें कि जिस तरह का नीड्स होता है, ज़रूरत होता है मिलिट्री का, उसके आधार पे 6 महीने से लेकर के 12 महीने का डिप्लॉयमेंट किया जाता है यूथ का इस आर्मी में। यह वॉलंटरी होता है। लेकिन कुछ कंट्री है जहां मैंडेटरी होता है टूर ऑफ द ड्यूटी, मतलब इसको कहा जाता है कॉन्स्क्रिप्शंस। शॉर्ट में इसको मतलब यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, मैंडेटरी जो आम यूथ का आर्मी में भर्ती किया जाता है अनिवार्य रूप से, उसको टूर ऑफ द ड्यूटी कहा जाता है। जो कंट्री अनिवार्य रूप से भर्ती करता है यूथ का आर्मी में, वो जो है इजराइल है, नॉर्वे है, नॉर्थ कोरिया है और स्वीडन है। फ्रेंड्स, आज जो आप इजराइल को देख रहे हैं कि चारों बगल से घिरे हुए हैं शत्रु कंट्री से, उसके बावजूद भी इजराइल एक बहुत ही शक्तिशाली कंट्री के रूप में उभरा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ के यूथ को अनिवार्य रूप से सैनिक के रूप में भर्ती होना पड़ता है। वहाँ पे ट्रेंड होते हैं, वहाँ पे स्किल्ड होते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और फिर उससे जब बाहर निकलते हैं तो उनका एज ए सिविलियन देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक इसी पैटर्न पे यह अग्निवीर स्कीम है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यह अग्निवीर स्कीम भारत के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। फ्रेंड्स, इजराइल में एक है इजराइल डिफेंस फोर्स, IDF। इस IDF जो पर्सन्स होते हैं, उनका ह्यूमन कैपिटल में क्या योगदान है, ह्यूमन कैपिटल के क्रिएशन में क्या योगदान है, इसको जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार का जो यह स्कीम है, अग्निपथ स्कीम, यह कितना बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्कीम है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें
तो मैं इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ इस पे आप बनाइए। क्योंकि एक बुक मैंने पढ़ा था हुस्पास करके, जो इज़राइल पे बेस्ड है, उसमें जो इज़राइल डिफेंस फोर्स है उस पे पूरा एक चैप्टर है, आईडीएफ करके एक चैप्टर है, जिसमें कि आईडीएफ का क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन पे। उससे जब मैं लिंक करता हूं तो मुझे लगता है कि भारत का जो अग्निपथ स्कीम है बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करें तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि अग्निपथ स्कीम क्या है, क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या कंसर्न्स है, अन्य दूसरे कंट्री में इससे मिलता जुलता क्या स्कीम चल रहा होता है। इन सारी चीज़ों को मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।